हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट जो है अभी एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं, क्योंकि पिछला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। इस बार के जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी होने वाले हैं, यानी पहले जैसे एग्ज़ाम होता था उसी बार होने वाले हैं। तो अभी डेट्स क्योंकि आ गए हैं तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा एक्सेल करें, क्योंकि हमारे पास टाइम अगर मिले हैं हमें तो उस टाइम को मेरे ख्याल से सदुपयोग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम पिछले बार कुछ नंबर से रह भी गया था तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। इस बार आपके पास जो है डुअल अपॉर्चुनिटी कह सकता हूँ, डबल अपॉर्चुनिटी, डबल टाइम, क्योंकि री अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रहे हैं तो आप उसको बेहद सुंदर तरीके से आप उसको काम पे लगाओ और अपना जेआरएफ जो है नेट जो है उसको बेइंतहा उसको एकदम बिल्कुल सही तरीके से क्वालिफाई करके आगे बढ़ो अपने लाइफ में। तो इसीलिए जो करना है, क्योंकि पिछले मेरा एक वीडियो आया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रहा होगा और जिसका लिंक आप लोगों को आई बटन में भी अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि कौन से एरिया सबसे ज़्यादा कवर किया गए थे पिछले एग्जाम्स में, कौन कौन से एरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाया गया था, उसके लिए कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया भी सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं पिछले कई सार्कलों को देखते हुए। जैसा कि उसमें से एक था हठ योग, एक उसमें से था जो हमारा है वो है योग थेरेपी। तो आज की इस वीडियो में जो है हम योग थेरेपी को डिस्कस करने वाले हैं, थेरेप्यूटिक योगा के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा रिवीजन जो हम करने वाले हैं वो है जिस बुक को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है यूजीसी नेट के द्वारा, वो बुक कुछ ये बुक है वो, जो कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, योगिक मैनेजमेंट ऑफ, ये देखो ये वाला बुक है वो, योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, ये वाला जो बुक है, इस बुक से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये बुक को बहुत इंपॉर्टेंस माने गए हैं यूजीसी के द्वारा। तो अभी जो है हम इस बुक से रिलेटेड जो हमारे पहले चैप्टर्स, इन्होंने कुछ 6-7 चैप्टर्स में पूरे बुक्स को बांटे हैं, तो मैं एक बार पहले इसको क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के पास। अभी हम इसी के रिविजन्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका जो है वो है हेड एंड नेक। सबसे पहले इन्होंने हेड एंड नेक रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स बताए। दूसरे में इन्होंने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ बताया। तीसरे नंबर पर इन्होंने बताया कि कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स के बारे में। चौथे नंबर पे इन्होंने बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी जीआईटी की जो डिसऑर्डर्स है उसके बारे में। उसके बाद इन्होंने जॉइंट्स एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम दोनों को मार्च करके एक सिस्टम बनाया। फिर इन्होंने बोला यूरोजेनिटल सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में इन्होंने बात किया। फिर है कि मिसलेनियस के अंदर डाल दिया इन्होंने कुछ वेरिकोस वेन्स वगैरह, स्किन एंड हेल्थ डिजीज, इन सबको इन्होंने मिसलेनियस डिसऑर्डर्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अभी जो है आज के क्लास में क्या करने वाले हम ना, इसके सीरीज के वाइज इसी बुक के अकॉर्डिंग जो है अभी डिजीज के जो थेरेप्यूटिक प्रिंसिपल्स है, क्योंकि डिजीज में पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, डिजीज जो है ना मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा दिया, सिर्फ इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस बुक से एडिशन करना है। तो मैंने इसलिए क्या करूंगा कि अभी इसका जो थेरेप्यूटिक प्रिंसिपल है उसके बेसिस पर हम रिवीजन करेंगे। और क्या करेंगे आज है ना, आज जो मैं इस वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर जो है मैं 1 by 1 चैप्टर्स को लिए हैं और उसके साथ साथ हम रिविजन्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसी चैप्टर्स के बारे में जो भी कुछ इस बुक्स में बताया है उन सबको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो है शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेडनेस। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं उसमें मैं हेडेक और थायराइड इन दोनों को एक साथ कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए एक वीडियो आएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी में हम कुछ इसको मिक्स करके करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजीज है, कुछ कॉमन्स भी है इसमें, ठीक है। तो सबके अलग अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिजीज वाइज देखने हैं तो उससे रिलेटेड क्लासेस मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो डिजीज वाइज, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के साथ मैं 1 by 1 सबको नहीं लूंगा, जो मुझे लगता है कि इसको 1 by 1 लेना जरूरी है, इसके बारे में इन डिटेल बात करना चाहिए। तो मैं जैसे आज का जो वीडियो है ये एक डिजीज के बारे में ही है, जो कि है शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेडनेस, क्योंकि इसमें खुद से ही 2-3 डिजीजेस जो है इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो चलो आज इसके बारे में डिटेल में देखते हैं और वही देखेंगे जो इस बुक में है, ठीक है। जो आपको अभी मैं पीपीटी दिखाऊंगा, मेरे जो स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा ना वो सारे इसी बुक से बेस्ड है स्लाइड्स, ठीक है। क्योंकि बुक में पिक्चर वगैरह बहुत कम है, ज़्यादातर है नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि स्लाइड्स में, क्योंकि अगर डिजीज को समझना है ना तो सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ने से या मेरे बोलने से बेहतर होता है कि अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं ड्रॉ करके, या फिर कुछ उसके रिलेटेड कुछ पिक्चर्स मैंने मार्क कर करके दिखा दूंगा कि देखो प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, इस तरीके से होते हैं, तो वो चीज़ें ना आपको बढ़िया तरीके से याद रह जाता है और जो आप एग्जाम में याद कर भी सकते हो, क्योंकि हमारे माइंड जो है वो इमेजेस पर काम करता है। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेडनेस को, जो कि है ये।
देखो सबसे पहले आज हम जो इस पे कवर करेंगे, हेड एंड नेक हमारा पहला यूनिट है, तो उसमें जो हम कवर करेंगे वो है शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, ये दोनों को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा हेडेक एंड थायराइड। ठीक है, चलो अब शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेडनेस, ये जो दो प्रॉब्लम है ना, इसमें तीन चीजें आपको पढ़नी होती है। तीन चीजें, क्या क्या तीन चीजें हैं? एक है शॉर्ट साइटेडनेस, दूसरा क्या है, उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस को क्या कहा गया है? लॉन्ग साइटेडनेस को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया याद रखना, कई बार आपको एग्जाम में ना शॉर्ट साइटेडनेस ना देकर मायोपिया भी पूछ सकते हैं, या ठीक है कि या हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं लॉन्ग साइटेडनेस बोलने के वजह। ठीक है, एक ये हो गया दो। एक होता है तीसरा नंबर पर जो है वो है एस्टिग्मेटिज्म। ये तीनों चीजें आपको पढ़ना या तीनों चीजें याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं वन बाय वन, ये तीनों चीजें हैं क्या। देखो, एक होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें जब हम देखते हैं तो उसका नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी मेरे पेन, मुझे ये जो पेन है ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये जो पेन है ये मुझे दिख रहा है, मैं इसको दिख रहा हूँ जैसे पे। ठीक है, इस पेन के ऊपर ना ऐसे यहाँ पर जो है इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ, इसका ब्रांड नेम, अब वो भी मुझे दिख रहा है। तो ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ, मैं कैसे समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये लिखा हुआ हो क्या रहा है कि मेरे अभी इस ये जो कमरे में मैं जहाँ पर अभी बैठा हूँ, जहाँ पे बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लाइट्स जल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो लाइट्स है वो इसके ऊपर भी आके पड़ रहे हैं, और यहाँ से जो लाइट्स है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे आई में जा रहा है, मेरे आंख में। वहां पर रेटिना में एक फोकल पॉइंट क्रिएट हो रहा है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो सीधा सीधा मेरे आंख में जा रहा है, और मेरे आंख से क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर ये इमेजेस जो है ये सही तरीके से मुझे दिख रहा है, सीधा मुझे दिख रहा है, तब मुझे पता चल रहा है। फिर उस देखने की वजह से मेरे जो ये जो सेंसेशन है ये जा रहा है मेरे ब्रेन में, और ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है कि अच्छा इसमें ये चीज़ें लिखी हुई है। तो मुझे पता चल रहा है कि ये है एक पेन, और जिसके ऊपर यहाँ पर इसका जो है इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ये जो है ये हमारा नॉर्मल चीज़ें हो गया। चलो अब हम जो है इसका देखते हैं कि प्रॉब्लम जब होता है तो होता क्या है। देखो बेसिकली सबसे पहला है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का शॉर्ट का मतलब क्या है? नज़दीकी। शॉर्ट का मतलब क्या है? नज़दीकी। फॉर एग्जाम्पल पेन यहाँ पर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेन यहाँ पे है, मुझे दिख रहा है। अब इस पेन को इस यहाँ के वजह मैं अगर थोड़ी डिस्टेंस में रख दूंगा, मैं अगर इस पेन को समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के नज़दीक कर दिया मैंने पेन को, अब मेरे से जो है इसका डिस्टेंस बढ़ गया, मेरे आंख से इसका डिस्टेंस बढ़ गया, अब मुझे वो ब्रांड नेम सही तरीके से दिख नहीं रहा। हालांकि पेन तो दिख रहा है लेकिन इसका जो ब्रांड नेम है वो मेरे को सही तरीके से दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी ऐसा हो रहा है क्यों? एक शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नज़दीकी चीज़ें जब आपको देखते हैं, नज़दीकी चीज़ें आपको दिख रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है जो आपसे कहीं ज़्यादा दूर में रखे हुए है वो चीज़ें जो है वो आपको दिख नहीं रहा है, इसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। यानी आपकी दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर है, उसे कहता है शॉर्ट साइटेडनेस। यानी पास की नज़र जो है वो सही है, यानी सिर्फ आपको पास की चीज़ें दिखती है। एक होता है लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर के चीज़ें तो दिख रहा है लेकिन पास के चीज़ें आपको सही तरीके से दिख नहीं रहा है, वो होता है आपका लॉन्ग साइटेडनेस। यानी दूर के चीज़ें जो है वो दिख रहा है लेकिन जो आपके पास में रखा हुआ है वो आप देख नहीं पा रहे हो। तो अभी ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है ये प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादातर ना यंग एज में दिखती है, शॉर्ट साइटेडनेस। और ये जो आपके लॉन्ग साइटेडनेस है जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ये बेसिकली होता है कि आपको ये बेसिकली जो है ये आपको ओल्ड एज में दिखने को मिलते हैं, यानी उम्र जिनके ज़्यादा है उनके बेसिकली ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये बच्चों में प्रॉब्लम्स ज़्यादातर नहीं पाए जाते लॉन्ग साइटेडनेस। क्यों? अभी ये क्यों होता है इसके मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म। तीनों कंडीशन के मैंने बताया था, एक होता है शॉर्ट साइटेडनेस जो कि आपको पास वाली चीज़ें दिखती है, दूर वाले नहीं दिखते। दूसरा होता है लॉन्ग साइटेडनेस जिसमें आपको दूर वाले दिखते हैं, पास वाले चीज़ें नहीं दिखती है। तीसरा क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, अब ये शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस को समझना पहले जरूरी है, फिर आपको एस्टिग्मेटिज्म समझ में आएगा। इसमें ना ज़्यादातर क्या होता है कि ब्लड विजन होता है। ब्लर विजन मतलब आपको ना चीज़ें सही तरीके से दिख नहीं रहा है, चीज़ें आपको दिख रहा है लेकिन आप उसको धुंधला सा दिख रहे हो। क्यों? इसके लिए भी एक रीज़न होता है जो कि सीधा सीधा फोकल पॉइंट से रिलेटेड है। तो अब चलो पहले ये जान लेते हैं कि फोकल पॉइंट होता क्या। देखो सारे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे पहले मायोपिया के बारे में बात करते हैं। मायोपिया क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग? मायोपिया को कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और इसे कहते हैं जी लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, शॉर्ट साइटेडनेस में ये होता है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ से रोशनी इस चीज़ों के ऊपर पड़ रही है
फॉर एग्जांपल यहाँ से समझ लो कि कोई लाइट वगैरह है, सूरज है, जिससे रोशनी यहाँ पे पड़ रहा है और यहाँ से जो है रोशनी सीधा सीधा मेरे रेटिना पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। रेटिना में जिस एरिया में ये रोशनी जाकर पड़ रहा है उसे क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। ये फोकल पॉइंट अगर रेटिना में ही पड़ रहा है तो आपको चीज़ें बिल्कुल सही दिखेगा। लेकिन अगर ये फोकल पॉइंट जो है रेटिना से थोड़ा आगे क्रिएट हो रहा है तो जो है आपको मायोपिया की प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यानी आपका जो है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी आपको सामने वाले चीज़ें दिखती है, दूर वाले चीज़ें दिखती नहीं है, क्योंकि आपके जो फोकल पॉइंट है जो कि रेटिना पर होना चाहिए था, जिस फोकल पॉइंट को रेटिना में होना चाहिए था वो फोकल पॉइंट थोड़ा आगे आ गया है, यानी यहाँ पर हो रहा है। रेटिना से फोकल पॉइंट जो है वो थोड़ा आगे आ गया है, जिसके कारण जो है आपको सामने वाले चीज़ें तो दिख रहा है सही तरीके से, लेकिन दूर की नज़र जो है आपका कम हो गया है, यानी दूर वाले चीज़ें जो है आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, सेम चीज़ है। अगर फोकल पॉइंट जो है रेटिना पर पड़ता तो वो सही था, वो सही दिखते चीज़ें आपको, लेकिन हो क्या रहा है, रेटिना में जो है वो पड़ नहीं रहा है। कहाँ पड़ रहे हैं, थोड़ा रेटिना से भी पीछे जा चुके हैं। मतलब आपके जो फोकल पॉइंट है अगर रेटिना से पहले क्रिएट हो रहा है फोकल पॉइंट तो आपको शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है। अगर आपकी फोकल पॉइंट रेटिना से बियॉन्ड क्रिएट हो रहा है, यानी रेटिना से पीछे, रेटिना को क्रॉस करके आपके फोकल पॉइंट क्रिएट हो रहा है, तो आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसे कहते हैं आपका हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार फिर से। देखो, अगर जो है ये समझ लो कि आपका रेटिनेवल है, ये आपका रेटिना है। ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ें हैं, इससे जो है आपका फोकल पॉइंट अगर बिल्कुल सही तरीके से रेटिना पर ही क्रिएट हो रहा है, ऐसे बिल्कुल ये आपका रेटिना है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है ये आपका रेटिना है और ये आपका फोकल पॉइंट जो है बिल्कुल रेटिना पे क्रिएट हुआ, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल। अगर आपका फोकल पॉइंट ये रेटिना से थोड़ा पहले क्रिएट हो रहा है, आपका फोकल पॉइंट ये फर्स्ट समझ लो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये एफ पॉइंट है, फोकल पॉइंट रेटिना से पहले क्रिएट हो गया तो क्या होगा, इसे कहते हैं मायोपिया। अगर आपका फोकल पॉइंट जो है वो रेटिना से भी पीछे जाकर क्रिएट हो रहा है, यानी ये आपका रेटिना था, ये जो लाइनिंग है ये आपका रेटिना है और फोकल पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, रेटिना से भी पीछे बिल्कुल लास्ट वाले लेवल में जाके क्रिएट हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग। ये होता है लॉन्ग साइटेडनेस, ये होता है शॉर्ट साइटेडनेस, ये होता है लॉन्ग साइटेडनेस, ये होता है शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है। वही चीज़ें इस पिक्चरों में दिखाया है, लॉन्ग साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस। एक और चीज़ें होती है, देखो यहाँ पर वो उसका ही कंपैरिजन दिखा दिया। नॉर्मल विजन रेटिना पे पड़ रहा है, मायोपिया जो है थोड़ा रेटिना से आगे क्रिएट हो रहा है फोकल पॉइंट, और हाइपरमेट्रोपिया जो है ये रेटिना है, रेटिना से पीछे क्रिएट हो रहा है देखो फोकल पॉइंट। ठीक है। ये बेसिकली मेन प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम की जड़ है, इसको याद रखना, ये पिक्चर याद रखना। कुछ भी चीज़ें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग ना ये लाइन बाय लाइन पढ़ते रहते हो। मायोपिया इन विच द लेंस इज टू थिक एंड द इमेज फॉल शॉर्ट ऑफ द रेटिना। भाई वही चीज़ें तो मैंने दिखाया कि इमेज जो है वो फॉल कर रहा है रेटिना से पहले, वही तो मैंने दिखाया। तो इसको याद रखने की क्या जरूरत है, लैंग्वेज याद रहते नहीं है भाई, पिक्चर याद रहते हैं तो पिक्चर को याद कर लो ना, लैंग्वेज को याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये हो गया मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों चीज़ें समझ आ गई। अब चलते हैं एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। ये देखो, ये होता है आपका एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है, नॉर्मल या अगर आपका नॉर्मल है तो क्या हो रहा है कि एक फोकल पॉइंट क्रिएट हो रहा है कहाँ पर, रेटिना में। फोकल पॉइंट क्रिएट होता है कहाँ पे, नॉर्मली रेटिना पर। कितने फोकल पॉइंट क्रिएट होते हैं जी, 1, यानी मल्टीपल फोकल पॉइंट क्रिएट होना चाहिए। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, यहाँ पर जो है नॉर्मली क्या है, मोनोफोकल पॉइंट सिंगल फोकल पॉइंट क्रिएट होना चाहिए, मल्टीपल नहीं, मैंने गलत बोल दिया। सिंगल फोकल पॉइंट जो है वो क्रिएट होना चाहिए अगर आपकी विजन नॉर्मल है तो। ठीक है। लेकिन अगर विजन ब्लर है उस केस में क्या क्रिएट होता है, अगर आपके विजन जो है वो ब्लर है उस केस में क्या क्रिएट होगा, उस केस में जो है फोकल पॉइंट जो है देखो मल्टीपल क्रिएट हो जाएगा। ये देखो फोकल पॉइंट, ये देखो फोकल पॉइंट, ये देखो फोकल पॉइंट, मतलब एक से ज़्यादा ग्रेटर देन 1 अगर आपके फोकल पॉइंट क्रिएट हो रहे हैं, उस केस में होता है जो प्रॉब्लम, उसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। यानी क्या है, आपका जो विजन है क्लियरली आपको चीज़ें दिखेगा नहीं, आपको धुंधला सा दिखेगा क्योंकि फोकल पॉइंट क्लियर नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल आप फोटो खींच रहे हो किसी का, देखना
ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी का फोटो खींच रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, आप उनका फोटो ले रहे हो अपने फ़ोन पर, ठीक है, एक काम करना, थोड़ा पत्ता वगैरह कुछ उठा लेना रास्ते से और पत्ते को ना ऐसे कैमरे के सामने रखना, आधा पत्ता रखना और आधा उस इंसान को दूर में खड़ा करना, ठीक है। जब आप पत्ते पे फोकस करोगे ना, जब आपका फोकल पॉइंट वो पत्ता होगा, तब वो इंसान ब्लार हो जाएगा, पीछे वाला वो इंसान ब्लार हो जाएगा, क्योंकि आप एक जगह पे अगर फोकस कर दिया तो बाकी चीज़ें आपको ब्लार दिखती है, क्योंकि यहाँ पर फोकल पॉइंट एक नहीं है, मल्टीपल है। तो जब कब इस जगह पे ब्लार हो रहा है तो आपको वो वाला चीज़ें सही दिख रहा है, कभी उस जगह पे ब्लार हो रहा है तो ये वाला चीज़ें सही दिख रहा है। इसलिए क्योंकि जिस फोकल पॉइंट में फोकस पड़ते हैं उसके अलावा बाकी सारे चीज़ें आपको ब्लर दिखती है एट द टाइम। आप फोटो में देख लेना, जब आप पत्ते पे फोकस करोगे तो वो पीछे खड़ा हुआ इंसान आपको ब्लर दिखेगा, जब आप उनको फोकस करोगे ना तो आपका पत्ता जो है वो ब्लर हो जाएगा। आप खींचते हो ना, आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे फोटो लेते हैं भाई, फॉर एग्जांपल किसी पेड़ में कोई ऐसा कोई पतंग वगैरह कुछ बैठा, तो लोग क्या करते हैं, जाके उस पतंग को फोकस करके ना वो पिक्चर लेते हैं। क्या होता है, पीछे पूरा पेड़ जो है वो ब्लर दिखता है और वो जो पतंग बैठा हुआ है ना वो बड़ा सुंदर सा आता है पिक्चर। मैं भी लेता हूँ यार, बड़ा सुंदर सा आता है। तो बेसिकली वही चीज़ें हमारे साथ होने लगता है, यही एस्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम है कि जब मल्टीपल फोकल पॉइंट क्रिएट हो जाता है ना तो वो आज बाकी जो चीज़ें हैं ना वो ब्लर दिखने लगते हैं हमें। इसलिए इसे कहते हैं, ये प्रॉब्लम का नाम क्या दिया गया है, इस प्रॉब्लम का नाम दिया गया है एस्टिग्मेटिज्म। तो तीनों प्रॉब्लम आप लोगों ने पढ़ लिया, जो तीनों आपके उस बुक में भी मेंशन है और यही तीनों आपके नेट के सिलेबस में भी, फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो कि यही तीनों मेंशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें, क्योंकि यूजीसी वाले क्या कर रहे हैं, हर बार इसी बुक के ऊपर फोकस करके क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस के अलावा ये एक प्रॉब्लम जो है ये भी आपको पढ़ना होता है। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के पीछे अंडरलाइंग कॉजेज क्या है। बेसिकली शॉर्ट साइटेडनेस का मेन कॉजेज क्या है और लॉन्ग साइटेडनेस का भी मेन कॉजेज क्या है। इतना तो हमें पता है भाई कि शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो बच्चों में होता है, वो बच्चों में होता है, ठीक है। और ये जो लॉन्ग साइटेडनेस है ये बेसिकली ओल्ड एज पीपल में भी दिखी जाती है, ये बेसिकली ओल्ड एज पीपल में दिखी जाती है, ठीक है। और ये जो है ये चाइल्ड में दिखते हैं, चाइल्ड में, ये चाइल्ड एज में दिखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका प्रॉब्लम होता क्या है। बेसिकली शॉर्ट साइटेडनेस में ना क्या होता है, बेसिकली फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपके ये जो आंख में जो मसल्स होते हैं ना, सिलियरी मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंस्टेंटली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वही बेसिकली जो है ना आपका फोकल पॉइंट को एक बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट करने के लिए मदद करती है। वो जो आपके आंख है, जो आपकी सिलियरी मसल्स हैं आंख के अंदर, आई के अंदर ऐसे सिलियरी मसल्स होते हैं। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ना, यहाँ पर जो है ऐसे सिलियरी मसल्स होते हैं, ऐसे सिलियरी मसल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी जाकर आपका फोकल पॉइंट जो है वो बिल्कुल एडजस्ट कर देते हैं सही तरीके से कि यहाँ पे फोकल पॉइंट पढ़ो। देखना आप कभी अभी ना, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि आपके सामने ऐसा स्क्रीन रखा हुआ है, जैसे आप लोग पढ़ते हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये स्क्रीन अभी दिख रहा है ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर नहीं दिख रहा है सही तरीके से, तो आप लोग क्या करोगे, आप ऐसे करके चीज़ें देखोगे, ऐसे करके इसको बिल्कुल एकदम फोकस करके आई को स्क्वीज करके देखोगे। अगर आपने कंटिन्यू हर दिन ऐसा करता रहा, स्क्रीन में ऐसा देखता रहा, करता रहा, तो आपके जो नॉर्मल एडजस्टिंग पावर है ना वो गलत हो जाएगा। यानी क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप हर दिन स्ट्रेन कर रहे हो अपने आंखों को, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, बिल्कुल स्क्वीज्ड करके आप हर वक्त आप ऐसे देखते रहते हो, बुक लेके पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, आप वीडियो देख रहे हो, ऐसे करके फ़ोन पकड़े हो ना, तो ऐसे 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 वीडियो देख रहे हो, अब बुक लेकर पढ़ रहे हो, अब डे टू डे यही एक्टिविटी हो रहा है। एक टाइम आएगा जब आप ये ऐसे जब लॉन्ग टाइम एक्टिविटी चलते हैं ना, तो ज़्यादातर होता क्या है कि आपके जो सिलियरी मसल्स है वो बेसिकली जब आप दूर की चीज़ें देखते हो वही एडजस्ट करते हैं, जब आप नज़दीकी चीज़ें देखते हो तब भी जो है आपका सिलियरी मसल्स ही एडजस्ट करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, हमेशा ऐसे चीज़ें पढ़ रहे हो। आप जब भी काम कर रहे हो, दिन में 18 घंटे, दिन में आप सब समझ लो 8-8 10-10 घंटे आप ऐसे काम कर रहे हो पूरा लैपटॉप में बैठे। देखना कभी जब हम लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं ना, यही प्रॉब्लम होता है, जब उठते हैं ना लैपटॉप से चीज़ें दिखते नहीं है, धुंधला दिखते हैं। इसलिए क्या है, ग्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चीज़ें आपको इतना प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम कई बार ना ऐसे पढ़ते ऐसे घुस जाते हैं चीज़ों के अंदर, ऐसे घुस जाते हैं। होता क्या है कि हमारे मसल्स जो है, आई मसल्स जो है ना, वो दूर की चीज़ें जब हम देखते हैं तब भी उसे एडजस्ट करना पड़ता है, फोकल पॉइंट को क्रिएट करना पड़ता है। जब नज़दीकी देख रहे हैं तब भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, फोकल पॉइंट क्रिएट करना पड़ रहा है। लेकिन हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ज़्यादा नज़दीकी देख रहे हैं, ज़्यादा दिन में ज़्यादा टाइम हम ऐसे पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वगैरह, ठीक है। जब भी काम कर रहे हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं, करे जा रहे, कंटिन्यू करे जा रहे, दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करे जा रहे। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है,
इससे प्रॉब्लम जो है, जब हम लॉन्ग दिखते हैं ना, डिस्टेंट पे दिखते हैं, उसके लिए जो उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसके लिए जो उसका एडजस्टेड मैकेनिज्म है ना, वो हमारे आई जो है, सिलियरी मसल्स जो है, वो एडजस्टमेंट करना छोड़ देता है। वो एडजस्टमेंट करना धीरे धीरे वो छोड़ ही देता है। वो एडेप्टेशन मैकेनिज्म वो करते ही नहीं है, जिसके कारण जो है आपको बस सिर्फ नज़दीकी नज़र आपका जो है सही होता है, और धीरे धीरे जो आपका दूर वाले नज़रें हैं ना, वो कम होते जाते हैं। यानी आपको फिर एक टाइम आएगा, देखना ज़्यादातर जो ऐसे काम करता है ना, उनका एक टाइम होता है कि उनको दूर की चीज़ें दिखते नहीं है, ज़्यादातर उनको दूर वाले चीज़ें ना ज़्यादातर दिखते नहीं है। प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर वाले चीज़ें दिखने में, होगा ही ना भाई, क्योंकि आप पूरे दिन ऐसे काम कर रहे हो तो आपका जो सिलियरी मसल्स है वो एडजस्ट करना भूल गया है। अब आप जब दूर की चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको दिखेगा नहीं कोई छोटा सा चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे देखना ज़्यादा दिन पढ़ते रहते हैं, या फिर पूरा दिन अगर वो लैपटॉप में घुसा हुआ है, कहते हैं ना कि भाई ज़्यादातर फ़ोन मत दो बच्चों को। क्यों कहते हैं? क्योंकि फ़ोन जब बच्चे लेते हैं ना, ऐसे ऐसे इस सिचुएशन में फ़ोन पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। आजकल के बच्चे देखना गेम खेलते हैं ऐसे 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 ऐसे, फ़ोन को बिजदिक नजर, पूरा दिन ऐसे घुसे हुए। क्यों कहते हैं भाई फ़ोन मत देना? क्योंकि अगर वो पूरा दिन ऐसा काम कर रहे हैं ना, क्योंकि उसको पढ़ाई भी करनी है, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं विदाउट फ़ोन देख रहे हैं तो सारे चीज़ें नज़दीकी काम कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं नज़दीक जाके, टीवी के पास ऐसे बैठे होकर ऐसे करके टीवी देख रहे हैं। तो भाई सारे चीज़ें अगर आप नज़दीकी वाला करोगे तो आपके जो आई है ना, पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहोगे, टीवी पे लगे रहोगे, पढ़ाई करोगे, बुक्स को ऐसे करके पढ़ोगे, बुक्स को लेकर पढ़ोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो भाई ऐसे थोड़े टाइम पढ़ने से, दिन में कुछ टाइम पढ़ने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बेसिकली प्रॉब्लम्स ये हैं कि जब बच्चे पढ़ते हैं तब तो ये चीज़ें करना उनको ज़रूरी है, बाकी टाइम फ़ोन ले रहे, ये कर रहे, मैं बाहर खेलना उठ गया, फ़ोन ले रहे, फ़ोन पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं ऐसे करके सामने से बस लगे। इसलिए कहते हैं कि जब टीवी देखना होता है तो भाई थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करो, थोड़े डिस्टेंस में बैठो, थोड़ा दूर बैठो टीवी से, ऐसे नज़दीक से मत देखा करो टीवी, वरना ये शॉर्ट साइटेडनेस जो है ये क्रिएट हो जाएगा आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये होता है शॉर्ट साइटेडनेस का मेन प्रॉब्लम जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आते हैं लॉन्ग साइटेडनेस में। लॉन्ग साइटेडनेस में प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है? Many muscles weaken and so it is difficult for ciliary muscles to contract sufficiently to allow lens accommodate for near objects। अब क्या होता है, जब लॉन्ग टाइम हम शॉर्ट साइटेडनेस देखते हैं ना, बेसिकली लॉन्ग साइटेडनेस का कारण ये होता है, जब हम लॉन्ग टाइम तब क्या करते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस करते हैं ना। अब धीरे धीरे क्या होता है, हमारे एज बढ़ते रहता है। ये लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, धीरे धीरे जब हमारे एज बढ़ते रहते हैं, यानी ये जो है प्रॉब्लम मैंने पहले ही कह दिया, ये जो है ये ओल्ड एज वाला है, ये जो है ये बच्चों वाला है। बच्चों वाला तो आपको पता चल गया कि ज़्यादातर सीवी के सामने आ रहा है या नज़दीकी वाला काम कर रहा है, इसलिए उनके मसल जो है दूर वाले एडजस्ट करना भूल गया। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट साइटेडनेस में। इस लॉन्ग साइटेडनेस में मतलब जब दूर की चीज़ें दिखती है, नज़दीक वाले नहीं दिखती। इसका रीज़न क्या है, जब आपके एज बढ़ रहा है तो आपके जो मसल्स है ना, आई मसल्स, वो धीरे धीरे सारे के सारे बॉडी मसल्स, सारे के सारे बोन, सारे तो वीकन होते जाते हैं। वो भी तो एज बढ़ रहा है ना उनका, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो वीक होता जा रहा है। एंड उसके लिए ये डिफिकल्ट हो रहा है फॉर सिलियरी मसल्स ऑल्सो, उसके लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है कि सारे चीज़ों को सही तरीके से एडजस्ट करना। इसलिए जब आप नज़दीकी चीज़ें देखते जाते हो ना, कई बार आपका फोकल पॉइंट क्रिएट नहीं होता सही तरीके से, वो बियॉन्ड रेटिना क्रिएट हो जाता है, जो हमने अभी देखा, रेटिना के पीछे क्रिएट हो जाता है फोकल पॉइंट, जिसके लिए हमें नज़दीकी वाला चीज़ें ना ब्लर दिखती है, क्योंकि वो फोकल पॉइंट सही तरीके से पढ़ नहीं रहा है। अगर वो रेटिना में बिल्कुल एक्यूरेट जगह में पड़ेगा ना तो आपको चीज़ें दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक्यूरेट जगह में पढ़ते नहीं है, ड्यू टू आपका एज, आपके जो सिलियरी मसल्स है, अदर्स जो मसल्स है, वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाता, वो सही तरीके से आपके फोकल पॉइंट को क्रिएट नहीं कर पाते। ये भी प्रॉब्लम बेसिकली जो है ये एज रिलेटेड है, इसलिए ये ओल्ड एज में दिखी जाती है। और जो मेन शॉर्ट साइटेडनेस का प्रॉब्लम है, इसको ये चार चीज़ें अगर आप अवॉइड करोगे, जिससे हो रहा है प्रॉब्लम मैंने बताया, वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करोगे तो शॉर्ट साइटेडनेस का प्रॉब्लम अवॉइड करना कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, इसके लिए कुछ करेक्शन ऑफ एरर भी बता दिया कि जो एरर हम करते हैं जिसके कारण ये डिजीज प्रॉब्लम हो रहा है, उसको करेक्ट करना कैसे, उस एरर को कैसे करेक्ट करना है अपने जीवन में। वी मस्ट वर्क ऑन आवर जनरल बॉडी टेंशन। सबसे पहले तो है जो जनरल बॉडी टेंशन है, इसके लिए थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा रेगुलर बेसिस पर कुछ आसनास वगैरह प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारे रेगुलर बॉडी टेंशन जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। Along with exercise for the eye, health promoting lifestyle is necessary। सिर्फ आंख के एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो सही तरीके से, डाइट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो भाई प्रॉब्लम होगा ही। क्योंकि आपको पता है कि आई के लिए जो है कैरोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, कैरोटीन विटामिन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए।
कितना इंपॉर्टेंट है वो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंख प्रॉब्लम्स के लिए, वो मेन विटामिन होते हैं आंख के लिए। अब वो ही नहीं ले रहे हो, आप डाइट नहीं कर रहे हो सही तरीके से, तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता प्रॉब्लम को, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 3 नंबर पॉइंट पे, कह रहा है कि डाइट शुड बी सिंपल, डाइट जो है आपका सिंपल होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल रिफाइनमेंट एंड प्रोसेसिंग एंड केमिकल, यानी प्रोसेस डाइट नहीं होना चाहिए, केमिकल वगैरह कम लो। अगर ड्रिंक वगैरह कोई ये सब अलाउड नहीं है इस केस में, अगर लेते हो तो कोई नहीं बचा सकता, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, या जो भी प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर के साथ डिस्कस करो, अगर सर्जरी करना है तो वहाँ पे जाओ। मतलब अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो रिवर्स करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं शुड इनटेक येलो कैरोटीन, जो मैंने अभी बताया विटामिन ए वगैरह, देखो उसके साथ कैरोटीन कंटेनिंग फूड्स लेना चाहिए, कैरोट्स वगैरह, विटामिन B2 ये सारे लेना चाहिए। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में ट्रिप्टोफन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मिल्क से मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद फूड कंटेनिंग विटामिन सी जो है, यानी विटामिन सी जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यंग चिल्ड्रन के लिए। ये सब उनको बचपन से ये सारे सप्लीमेंट्स उनको मिलनी चाहिए, ताकि उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ताकि उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पर अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपकी आंख को। और अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना पड़ रहा है ना, तो ऐसे प्रोटेक्टिव ग्लास यूज़ करो, जैसे अभी मैं पहना हूँ ना प्रोटेक्टिव ग्लास। क्यों पहना हूँ? क्योंकि मैं अभी स्क्रीन के सामने बैठे हुआ, मैं काम कर रहा हूँ स्क्रीन के सामने बैठे, तो जब भी मैं स्क्रीन के सामने बैठता हूँ ना, तो मैं ऐसे प्रोटेक्टिव ग्लास लगा लेता हूँ पहले, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म जब काम करोगे ना, नेकेड आइज में काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। आप लॉन्ग टर्म काम करने के बाद देखना, जब आपको रेगुलर काम करना होता है ना लॉन्ग टाइम, देखना सर में दर्द होता है, आँख जैसे जलने लगते हैं, चीज़ें दिखते नहीं है, धुंधला सा दिखता है जब आप स्क्रीन से आँखें हटाते हो ना, इसलिए, ठीक है। प्रोटेक्टिव गाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मेन मुद्दा, जो कि है योगिक मैनेजमेंट। इसके लिए बताया गया है शीर्षासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आँख के जो है सर्कुलेशन में इंप्रूव करते हैं। सर्वांगासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है, सर्कुलेशन ऑफ आइज़, यानी ये भी आँख में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको इंप्रूव करते हैं। उसके बाद प्लामिंग मतलब ऐसा, ये आपको हाथ को ऐसे पंप को रब करो और धीरे धीरे ऐसे 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 हम देते हैं ना, प्लामिंग करते हैं ना हम, कोई चीज़ें हम जब भी कोई प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम ऐसे प्लामिंग करते हैं ना, तो ये प्लामिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लामिंग को बहुत बेनिफिशियल माना गया है आँख प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। क्या करते हैं प्लामिंग? कैन बी प्रैक्टिस्ड एनी टाइम व्हेन यू आर टायर्ड और फील फैटिक, जब आप फैटिक फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, उस टाइम पे प्रैक्टिस करो प्लामिंग को। प्रोड्यूस अल्फा ब्रेन वेव्स, प्लामिंग कह रहा है कि अल्फा ब्रेन वेव को प्रोड्यूस करते हैं भाई। अल्फा का मतलब समझ रहे हो? अल्फा का मतलब याद है आप लोगों को? ऐसे ही मैंने बताया था ना, GBATD याद रखने का तरीका। ये सबसे हायर फ्रीक्वेंसी होता है और ये सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी होता है। अल्फ़ा बेसिकली जो है ये रिलैक्स्ड कामनेस, इस स्टेट में अल्फ़ा दिखी जाती है। मेडिटेशन की स्टार्टिंग में अल्फ़ा दिखी जाती है, ठीक है, मेडिटेशन की स्टार्टिंग में अल्फ़ा दिखी जाती है। तो अल्फ़ा वेव को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, कह रहे हैं प्लामिंग, ठीक है। ये बुक में लिखा हुआ है, कोई अलग से मैंने उठाया नहीं है, याद रखना। ये बेनिफिशियल साइड्स है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं शांभवी मुद्रा, तो संभवी मुद्रा क्या करता है? आज्ञा चक्र को आपको स्टिमुलेट करता है, रिलैक्स टेंशन बाय स्टिमुलेटिंग ऑप्टिक सेंटर, जो आपके ऑप्टिक सेंटर है, ऑप्टिक नाभ के जो सेंटर्स है उसको स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जनरेटर ऑफ अल्फा ब्रेन वेव, ये भी अल्फा ब्रेन वेव की जनरेशन में मदद करता है, ये भी अल्फा ब्रेन वेव की जनरेशन में मदद करते हैं। उसके बाद कह रहा है सूर्य नमस्कार एंड सूर्यवेदी प्राणायाम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका जो फिजिकल टेंशन जो है उसको रिमूव करते हैं। स्टिमुलेट पिंगला नाड़ी को स्टिमुलेट करते हैं। सप्लाई आज विद एक्स्ट्रा फिजिकल एनर्जी, हमें एक्स्ट्रा फिजिकल एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं। एंड हेल्प टू प्रमोट हीलिंग ऑफ होल फिजिकल बॉडी, ये हमारे पूरे के पूरे फिजिकल बॉडी को हेल्प करते हैं, हेल्थ प्रमोशन पर इफेक्ट करते हैं सूर्य नमस्कार एंड सूर्यवेदी प्राणायाम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें षट क्रिया का, तो षट क्रिया में जो इंपॉर्टेंस बताया गया है, नेति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। क्यों? क्योंकि नेति जो है डायरेक्टली हमारे ऑल्फैक्टरी एंड ऑक्यूलर सिस्टम में काम करते हैं, अफेक्टिंग ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेस वाया रिफ्लेक्स नर्वस एक्टिविटी। रिफ्लेक्स, इसका जो रिफ्लेक्स नर्वस एक्टिविटी है उसके जरिए ये पूरा का पूरा हमारे जो स्ट्रक्चर्स है फेस का, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माने गए हैं फेस के। क्योंकि फेस नेति में ना जब आप हठ योगिक बेनिफिट पढ़ते हो, ये भी कहते हैं ना कि आंख का जो है इंप्रूवमेंट करता है, दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली होती है। ऊर्ध्वजत्रु रोग, यानी गले के ऊपर वाले जितने भी रोग है सब में नेति बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माने गए। हठ योग में भी ऐसा कहते हैं, तो यहाँ पर भी सीधा वही बात कहा गया है। इट हैज़ प्रूवन यूजफुल इवन ट्रीटमेंट ऑफ ट्रोकोमा के लिए, इन्फेक्शंस ऑफ द आई इन्फेक्शन के लिए नेति बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेति इज यूजफुल इन ऑक्यूलर कंडीशन, यानी ऑक्यूलर कंडीशन मतलब आपके देखने वाले कुछ भी कंडीशंस के लिए नेति जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। एज वेल एज हेडेक्स के लिए भी नेति इंपॉर्टेंट माने गए हैं।
कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिसमें नेति को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। कफ एंड कोल्ड एंड सो ऑन, ये सब बहुत सारे डिजीज के लिए नेति को इंपॉर्टेंट माने गए हैं इस बुक में। कह रहे हैं इट एक्ट्स ऑन आज्ञा चक्र, नेति भी जो है आपके आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करते हैं। वैकन प्राणा इन द फेशियल एरिया, फेशियल एरिया में जो है आपके प्राणास को एक्टिव करते हैं। देयर बाय रिड्यूसिंग टेंशन, इसके लिए क्या होता है कि टेंशन रिलीज होता है। फेशियल मसल्स जो है, फेशियल मस्कुलेचर एज वेल एज इन द होल बॉडी माइंड कम्प्लेक्स, जो पूरे के पूरे बॉडी माइंड कम्प्लेक्स है उसमें सारे के सारे मसल्स को रिलैक्स करने में नेति जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये पालन करते हैं। उसके बाद कहा गया है आम्रोली क्रिया। अब आपको पता है कि भाई आम्रली क्रिया जो होता है वो आँख के लिए होता नहीं है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है पहले इसको सुनो। आम्रली, क्योंकि ये आपको ना अगर कल ऑप्शन में दे दे, कोई बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है तो वो सीधा सीधा इसको एलिमिनेट करके आ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई आम्रली जो है आँख के साथ कोई लेना देना है ही नहीं उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ में जो है ना ऐसा नहीं बताया गया, आम्रली का कुछ अलग मीनिंग यहाँ पे निकाला गया है। वो क्या है? आम्रली को कह रहे हैं कि जिसको यहाँ पर यूरिन नेति के नाम से कहा गया है। जैसे हम जल नेति करते हैं ना, जल नेति, तो जल नेति के वगैरह यहाँ पर जल नेति के वजह इन्होंने यूरिन नेति बोला है कि जो आपका पहला यूरिन है। देखो आम्रली बेनिफिट्स द आईज स्पेशली व्हेन द फ्रेश माइंड स्ट्रीम यूरिन, फेस्ट मिड स्ट्रीम यूरिन जब है विच मे बी डाइल्यूटेड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, जिसके साथ पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट करना चाहिए, इज ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द आईज, उसको धीरे धीरे आई में ड्रॉप करना चाहिए, उसको धीरे धीरे आई में ड्रॉप करना चाहिए। ये इस बुक में बताया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि अगर किसी को, इसको यूरिन नेति कहा गया है, फिर कह रहे हैं कि अगर किसी को यूरिन नेति करने से प्रॉब्लम, एक हम जल नेति पढ़ते हैं उसका मैकेनिज्म अलग है, दोनों को मिलाना मत। जल नेति का अलग होता है, जल नेति क्या करते हैं हम ऐसे इस नाक से डालते हैं, इस नाक से निकाल देते हैं, वो जल नेति होता है, उसका अलग होता है मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म अलग है। यूरिन को धीरे धीरे उसके साथ पानी मिला के उसको डाइल्यूट करके ऐसे 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 करके आंख में ड्रॉप करने के लिए बोला गया है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या बोला गया है कि आप उसके जगह जो है आप फ्रेश वाटर को भी इंक्लूड कर सकते हो, फ्रेश वाटर को आप उसके जगह सब्सटीट्यूट मान के ऐसे ऐसे ड्रॉप करके आप दे सकते हो उसमें भी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इसमें, ठीक है। फिर कह रहे हैं त्राटक, ये भी सभी को पता है, ये हठयोगिक टेक्स्ट में भी मेंशन है, इसके भी एक बार पढ़ लेते हैं। त्राटक जो है स्पेशली यूजफुल इन मायोपिया, मायोपिया के लिए स्पेशली अगर पूछे तो कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मायोपिया के लिए, तो याद रखना मायोपिया अगर प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है त्राटक, ठीक है। मायोपिया में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है त्राटक। फिर कह रहे हैं त्राटक इज द बेस्ट मेथड फॉर अपरूटिंग द हैबिट ऑफ स्ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटिंग, ओके, रिप्लेसिंग इट बाय जेंटल कंट्रोल्ड गेजिंग। बेसिकली हम त्राटक में करते क्या है, हम कंट्रोल्ड गेज करते हैं, मतलब हम कुछ एक चीज़ पर फोकस करते हैं, उसके जो भी ज़्यादातर त्राटक में ना घी वाले प्रदीप जो है उसको यूज़ क्या करो। अगर कोई त्राटक करते हैं ना तो इसमें जो घी वाले प्रदीप है ना उसको यूज़ क्या करो, वजह मोमबत्ती से ज़्यादा इफेक्टफुल होता है जो आपके घी वाले प्रदीप होता है, क्योंकि घी जब जलते हैं ना उसका एसेंस भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं आपके जो ऑप्टिक नर्व्स है ना उसके लिए, ठीक है। और सो आपके जो ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी वाले ये जो सिस्टम्स जो आँख से निकलकर नार्व जो चल रहे हैं ना ब्रेन में, तो उस नार्व को भी बहुत ज़्यादा, जो ऑप्टिक नार्व है वो ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है बाई वो जो घी जलते हैं ना उसके जो स्मेल निकलते हैं उससे, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट एक्ट्स ऑन द होल ऑप्टिक सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो है आपका ऑप्टिक सिस्टम में काम करते हैं। स्टेडीनेस द ट्रबुलेंट एंड एरोटिक फ्लो ऑफ द न्यूरोटिक एंग्जियस माइंड, मैं पहले ही बहुत बता दिया ये चीज़ है कि जो आपका एरोटिक फ्लो होता है ना नर्वस सिस्टम में, ऑप्टिक नर्व में, उसको भी बैलेंस करने के लिए त्राटक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं देखना जिन डॉक्टर कहते हैं नहीं आपकी आँख बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टिक नर्व्स के जरिए कुछ प्रॉब्लम्स है, उस केस में ना त्राटक को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है दोस्तों उस केस में। फिर यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन है जिसके लिए मैंने ये लाइन मेंशन की है, मेंटल टेंशन आर एट द रूट कॉज ऑफ मेनी आई डिसऑर्डर्स। याद रखना मेंटल टेंशन को सारे के सारे बहुत सारे ऐसे आँख प्रॉब्लम्स के मेन जड़ माने गए हैं, ना ही आँख प्रॉब्लम। यार हमारे शरीर में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके जड़ जो है वह मेंटल डिसऑर्डर है। आप लोगों को पता है, पहले भी आप लोग पढ़े हो, अब भी आगे जब हम रिवीजन करते रहेंगे तो इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ते रहेंगे। एक्टिंग ऑन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल आई मस्कुलेचर। अब ये सारे जो मेंटल टेंशन है ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो आई मसल्स है उसके ऊपर बहुत बैड इफेक्ट्स, बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण जो है हमारे बहुत सारे आँख प्रॉब्लम हमें मिलते हैं। उसके साथ साथ बताया गया है एक और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस के बारे में। हमने आसन पढ़ लिया, देखो क्या क्या पढ़ा था हमने, आसन पढ़ लिया, हमने प्राणायाम पढ़ लिया, सूर्य नमस्कार पढ़ लिया, मुद्रा पढ़ लिया, अब आते हैं षटकर्म भी पढ़ लिया, अब आते हैं रिलैक्सेशन पर।
रिलैक्सेशन के लिए बताया गया है योग निद्रा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बताया गया है आँख प्रॉब्लम के लिए। योग निद्रा जो है बेसिकली क्या करते हैं, जब आप ब्रीद अवेयरनेस करते हो तो ब्रीद अवेयरनेस के लिए एक मूवमेंट यहाँ पर बताया गया है कि मूवमेंट ऑफ ब्रीद ऐसी होनी चाहिए। कैसे? सबसे पहले बताया फेल्ट इन फेशियल रीजन, सबसे पहले जो है जो आपकी ब्रीद है उसको फेशियल रीजन में फील करो, धीरे धीरे उसको आज्ञा चक्र तक लेके जाओ, मूविंग इन अ लाइन फ्रॉम भ्रूमध्य, भ्रूमध्य से उसको एक लाइन में मूव करते रहो, भ्रूमध्य। उसके बाद आईब्रो सेंटर में आ जाओ, जिसको आईब्रो सेंटर ही कह रहे हैं, भूमध्य का मतलब ही है आईब्रो सेंटर, यानी यहाँ से ब्रह्म, यहाँ से धीरे धीरे पूरा फेशियल रीजन में फ्लो कर रहे थे, वो धीरे धीरे अब इसको आज्ञा चक्र में लेके आओ, वहाँ से धीरे 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 आज्ञा चक्र मतलब यहीं पे सेंटर होता है, पूरा फेशियल रीजन में मूव कर रहे थे, आज्ञा में लेके आओ जो कि भूमध्य सेंटर है, जिसको भ्रूमध्य कहते हैं, या तो फिर उस चीज़ को आईब्रो सेंटर कहते हो आप लोग, वहाँ पे लेके आओ। अब धीरे धीरे वहाँ से नीचे लेके आओ, देखो आईब्रो सेंटर है, बैक टू द हेड, उससे अच्छा उससे कह रहे हैं बैक टू द हेड, मस्तक में लेके जाओ, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स में लेके आओ, फिर उसको धीरे धीरे जॉइनिंग एट द आई, फिर उसको धीरे धीरे घुमा के आईब्रो सेंटर में ले जाओ, जॉइन में द सेंटर बैक डाउन, अब इसको सेंटर में लेके आ जाओ, आईब्रो सेंटर में लेके आ, अब इसको डाउन में लेके आओ, पहले ऊपर लेके गया, घुमा के पहले आईब्रो सेंटर में लेके आया, उसके बाद धीरे धीरे उसको कॉनिकल नॉस्ट्रिल्स पैसेज में लेके आओ, धीरे धीरे ऐसे करके नॉस्ट्रिल पैसेज में लेके आओ। ऐसे करके जब आप ब्रीद अवेयरनेस करते हो ना इस रीजन में, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माने गए हैं। योग निद्रा की ये एक टेक्निक बताया गया है कि जब आप योग निद्रा करते हो तो ब्रीद अवेयरनेस को अगर आप ऐसे करोगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माने गए हैं आईज प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसको माने गए हैं आई प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा आई प्रॉब्लम, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, और इसके बारे में सारे प्रॉब्लम्स, इसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, थेरेपी प्लानिंग क्या क्या रिकमेंडेड प्लानिंग्स है, इसके बारे में हमने पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में पढ़ लिया। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।